नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोगों के आर्मी हेडक्वार्टर जबलपुर का एग्जाम हुआ था 1 नवंबर 2020 को और सोल्जर जीडी का ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसके हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो जिन किसी का भी 29 नवंबर से एग्ज़ाम है और 2021 में जिन लोगों का भी एग्ज़ाम होने वाला है उन लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आप लोगों को पता चल पाएगा कि आप लोग के एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पेपर आता है और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि सार्क के कितने देश सदस्य हैं। तो दोस्तों सार्क के 2007 से पहले कुल 7 देश सदस्य थे, लेकिन 2007 के बाद अफगानिस्तान ने इसे ज्वाइन किया सार्क को। तो अभी कुल वर्तमान में 8 कंट्री इसके सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? तो अपना एक है इंडिया यानी कि भारत, एक है आपका नेपाल, एक है आपका भूटान, एक है आपका बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। ये सब पहले 7 कंट्री थे, लेकिन 2007 में ही इसे अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया। तो कुल मिला के अब इसके 8 कंट्री सदस्य हो गए। दोस्तों सार्क का जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है ये आपका नेपाल का काठमांडू में है और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। तो बस जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सार्क से रिलेटेड वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अगर आप लोग इन सभी को कॉपी में नोट कर लोगे और याद कर लोगे तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन किस किस को जोड़ेगी। तो दोस्तों भारत की जो प्रथम बुलेट ट्रेन है यह भी चली नहीं है, एक्चुअली ये चलेगी, जो कि अहमदाबाद को मुंबई से जोड़ेगी। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है यानी कि नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है एक जनता एक राष्ट्र और एक नेता ये किसकी पॉलिसी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को ऑप्शन नंबर डी पे सही करके आना था। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति का टेन्योर कितना है यानी कि कार्यकाल कितना है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है आपका 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और हमारे जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से पूछा गया था कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो अगर आप लोगों से सबसे अधिक जनसंख्या बोले तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और अगर सबसे ज़्यादा अधिक जन घनत्व बोले तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत का है आपका उत्तर प्रदेश का, सेकेंड नंबर में है आपका बिहार का और थर्ड नंबर में है महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ऑप्शन नंबर बी पे सही करके आना था। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से पूछा गया था भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ। तो दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी कृषि नहर है वो है आपका इंदिरा गांधी नहर। आप लोग को ऑप्शन नंबर डी पे सही करके आना था। और ये जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी कैनल, ये आपके राजस्थान में पड़ती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया था आप लोगों से कालाहारी मरुस्थल ये किस देश में स्थित है। तो दोस्तों कालाहारी मरुस्थल जो है ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के लोग काफ़ी काले होते हैं, मैंने भी इसे ऐसे याद किया, ये इसकी ट्रिक है। तो इसको आप लोग को ऑप्शन डी में सही करके आना था। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से पूछा गया था कि अक्षरधाम मंदिर ये किस राज्य में स्थित है। तो अक्षरधाम मंदिर ये गुजरात राज्य में स्थित है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और क्वेश्चन नंबर 13 है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे गहरा महासागर और सबसे बड़ा महासागर दोनों ही पैसिफिक ओशियन है यानी कि प्रशांत महासागर है। और अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछता कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है तो उसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर ही, लेकिन यहाँ पे पूछा है सबसे गहरा और सबसे बड़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों रूसी क्रांति का जनक जो है ये व्लादिमीर लेनिन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम है व्लादिमीर लेनिन। क्वेश्चन नंबर 15 है मोहन बागान ये किस खेल की टीम है। तो दोस्तों मोहन बागान जो है ये फुटबॉल टीम की फुटबॉल गेम की टीम है। और दोस्तों जो मोहन बागान स्टेडियम है ये कोलकाता में स्थित है। दोस्तों यहाँ से आप लोगों का सेक्शन बी स्टार्ट होता है और सेक्शन बी में आप लोगों से कुल क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक कुल 15 क्वेश्चन जनरल साइंस के पूछे गए थे। सेक्शन ए में आप लोगों के 15 क्वेश्चन जीके के थे और सेक्शन बी में आप लोगों से 15 क्वेश्चन जनरल साइंस के पूछे गए थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का था साइंस का, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो सिस्मोग्राफ है इससे हम लोग भूकंप को मापते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी विद्युत धारा मापने के लिए आपका एम्पियर होता है
और हृदय गति यानी कि हृदय के पल्स को मापने के लिए आपका पेसमेकर होता है, और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमैग्नोमीटर होता है। लेकिन यहाँ पे सिस्मोग्राफ के बारे में पूछा था, तो सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों से पूछा गया था कि विद्युत का ऐसा ही मात्रक क्या है। और एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने गड़बड़ी फाइंड आउट किया है। यहाँ पे इंग्लिश में बताया गया पावर और यहाँ पे हिंदी में लिखा है विद्युत। अगर आप लोगों से पावर पूछे यानी कि पावर का मतलब होता है शक्ति, तो शक्ति का ऐसा यूनिट होता है आपका वाट, तो इसका सही आंसर हो जाता है डी। लेकिन यहाँ पे विद्युत पूछा है तो विद्युत का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो अगर यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग दिया हुआ है। अगर यहाँ पे पावर आप लोगों से पूछता है यानी कि शक्ति, तो इसका सही आंसर हो जाता वाट, और यहाँ पे विद्युत पूछा है तो विद्युत का सही आंसर हो जाएगा, विद्युत का ऐसा ही मात्रक होता है आपका एम्पियर। तो इसीलिए ये क्वेश्चन गलत है, इंडियन आर्मी के द्वारा मिसप्रिंट किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, हमारे शरीर में स्नायु यानी कि लिगामेंट्स क्या जोड़ते हैं। तो हमारे शरीर में जो लिगामेंट्स है ये हमारे हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी डैश गिरता है। तो दोस्तों जब रेलगाड़ी अचानक से रुकती है तो हमारा शरीर आगे की ओर झुक जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जिसे जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों से पूछा गया था कि हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है। तो हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी कि लीवर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 22, रेबीज किसके कारण फैलता है, किस कारण होता है। तो दोस्तों रेबीज जो है ये एक तरह का वायरस से फैलने वाला बीमारी है जो कि कुत्ते के काटने से फैलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछे कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा लुईस पाश्चर। तो दोस्तों रेबीज जो है ये वायरस से फैलता है कुत्ते के काटने के कारण, और इसकी जो टीका है इसका खोज किया था लुईस पाश्चर ने। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा गया है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो हमारे पृथ्वी में जो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है वो आपका एकमात्र सूरज ही है। वैसे तो हमें ऊर्जा आपके कार्बोहाइड्रेट और आपके ग्लूकोज से भी प्राप्त होता है, लेकिन वो प्राकृतिक स्रोत नहीं है। इसमें प्राकृतिक स्रोत के बारे में पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरज। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा रक्त ग्रुप सर्वग्राही है यानी कि यूनिवर्सल रेसिपेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा AB+ यानी कि AB पॉजिटिव। और जो O नेगेटिव होता है ये आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि ये सबको दे सकता है ब्लड बट किसी से लेता नहीं है। और जो AB+ है ये सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है बट ये सबको दे नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 25, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरकरी यानी कि पारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है। तो दोस्तों जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका सूत्र है H2SO4 और इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो दोस्तों सोडियम का रासायनिक चिन्ह है Na यानी कि नाइट्रियम, और सोडियम का एटॉमिक नंबर है आपका 11। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक का कारण क्या है। तो दोस्तों जब हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों से पूछा गया था कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को क्या कहते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों से पूछा गया था, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए सही करके आना था, क्योंकि बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। और यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट होता है। 31 से लेकर 45 तक कुल 15 क्वेश्चन आप लोगों से मैथ के पूछे गए थे। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया था कि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 200 रुपया है और उसे हम लोग 198 रुपये में बेचेंगे तो कितना रुपये का या फिर कितना % का हानि होगा। तो अगर आप किसी को 200 रुपये में खरीदें और 198 रुपये में बेचें तो 2 रुपये का हानि हुआ। कितने रुपये पे? 200 रुपये पे, क्योंकि आप लोगों ने 200 रुपये में खरीदा था और इसको हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 से 2 गया एक बार में, यानी कि कुल 1% का आप लोगों को नुकसान हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था अलजेब्रा से, क्वेश्चन नंबर 32 है 249 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर कितना होगा। तो जिन लोगों को इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा वो लोग क्या करेंगे कि 249 गुना 249 करने लगेंगे और इसी में उन लोगों का टाइम भी ख़त्म हो जाएगा।
तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि यहाँ पे देखिए 249 का स्क्वायर पूछा है और 248 का स्क्वायर पूछा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 249 आपका ए है और जो 248 है वो आपका बी है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग देख सकते हैं 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर पूछा है। तो हम लोगों ने 249 को ए माना तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, माइनस 248 को बी माना तो यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 249 प्लस 248 कितना हो जाएगा, 497 गुना ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 249 में से 248 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, 497, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 33 और इसमें पूछा गया है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है। तो ये भी देख लीजिए, ये भी आपका एलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग x को मान लिए a और हम लोग 2 को मान लिए b। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर पूछा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो a स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, हम लोग x को a माने हैं तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab कितना हो जाएगा। तो हम लोग a को कितना माने हैं x और b को हम लोग 2 माने हैं। तो 2 को हम लोग x और 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4x प्लस यहाँ पे b स्क्वायर है। तो b हम लोग किसको माने हैं, 2 को, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग को ऑप्शन नंबर डी पे सही करके आना था। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बोला गया है 1/2 और 1/3 और 1/4 इन तीनों को प्लस करना था, यानी कि इन तीनों का योग पूछ रहा है कि इन तीनों का योग कितना होगा। तो बस हम लोग 2, 3 और 4 कैल्शियम ले लेते हैं, कितना आएगा 12, और 2 से 12 गया 6 बार में, और 6 ऊपर में जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस फिर 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कटेगा, और 4 ऊपर में जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर हम लोग प्लस कर लेते हैं, और 4 12 से यहाँ पे आके कटेगा 3 बार में, और ऊपर में जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 3 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना है, 6 + 4 10 और 10 3 13, यानी कि 13/12 इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी पे सही करके आना था। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35। इसमें बोला गया है कि 11/15 माइनस 7/15 कितना होता है। तो बस इसको हम माइनस कर लेते हैं। 11 में से 7 गया 4 और नीचे में आ गया आपका 15, यानी कि 4/15, ऑप्शन नंबर बी पे आप लोगों को सही करके आना था। अगला क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोल रहा है कि 24 और 44 का अनुपात हम लोग को सरल रूप में निकालना है। तो बस 2 से इसको काट लेते हैं 12 बार में, 2 से इसको काट लेते हैं 22 बार में, और फिर 12 गया 2 से 6 बार में, और 22 गया 2 से 11 बार में। तो बस इसका आंसर निकल के आ गया 6:11। ऑप्शन नंबर डी पे आप लोग को सही करके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 और इसमें बोल रहा है एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों और कोच की औसत आयु 18 साल है। यदि कोच की आयु को निकाल दिया जाए तो औसत आयु 1 साल कम हो जाता है। तो कोच की आयु हम लोग को ज्ञात करनी है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुल 11 प्लेयर है और एक कोच है। तो कुल कितने लोग हो गए दोस्तों, 12 लोग हो गए, और इन लोगों का औसत आयु है आप लोग का 18 साल। तो बस हम लोग टोटल इन लोग का एज का हम लोग सम कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 18 × 12 216 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए कुल 12 टीम का जो एज का सम है वो ये 216 साल है। और यहाँ पे बोल रहे हैं यदि कोच की आयु को निकाल दिया जाए, तो यहाँ पे 12 प्लेयर थे और जिनमें कोच भी शामिल था। तो अगर कोच को निकाल देंगे तो कुल 11 लोग बचेंगे, और इनका आयु 1 साल कम हो जाता है औसत आयु। तो पहले 18 साल इन लोग का औसत आयु था, और 1 कम हो जाता है तो कितना हो गया आपका 17। तो 17 × 11 करेंगे तो कितना होगा, 170 + 17 कितना होता है 187। तो यही पूछ रहा है कि कोच का आयु कितना था। तो देखिए यहाँ पे कोच भी शामिल था 12 प्लेयर, और यहाँ पे आपका कुल 11 प्लेयर है जिसमें आपका कोच शामिल नहीं है। तो बस हम लोग 216 में से 187 को घटा देंगे तो कोच का आयु हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो कितना आएगा दोस्तों, 216 में से 187 को घटाएंगे तो हम लोग को 29 साल निकल के आएगा, जो कि कोच का एज था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 और इसमें बोल रहा है कि 2 संख्याएं हैं 2:3 के रेशियो में है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तब अनुपात 5:7 हो जाता है। तो बड़ी संख्या हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे रेशियो में दिया गया है लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताया गया, तो हम लोग मान लिए कि वो दोनों संख्याएं x है। तो ये फर्स्ट नंबर कितना हो गया आपका 2x, और सेकेंड नंबर हो गया आपका 3x। ठीक है, और इन दोनों में हम लोग अगर 5 प्लस कर देते हैं, जैसा कि बोला गया है कि दोनों में हम लोग 5 जोड़ देते हैं, तो इसका अनुपात बदल के 5:7 हो जाता है, यानी कि 5/7 हो गया। तो बस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 7 को हम लोग 2x से गुना करेंगे तो ये हो गया आपका 14x
प्लस 7 को हम लोग 5 से गुना करेंगे तो ये हो गया आपका 35 बराबर 5 आगे 3x से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया आपका 15x प्लस 5 यहाँ के 5 से गुना होगा तो ये हो गया आपका 25। तो बस यहाँ पे ओवरऑल कितना आया 14x प्लस 35, लेफ्ट साइड में आपका 14x प्लस 35 और राइट साइड में आया आपका 1 सेकेंड 15x प्लस 25। तो यहाँ पे ब्रैकेट के उस पर अगर 14x को ले जाएंगे तो ये 15x से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा x बराबर यहाँ पे प्लस का 25 ब्रैकेट के इस पर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 35 से, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x का मान 10। तो ये हम लोगों ने क्या माना था, छोटी संख्या को 2x अनुपाते और बड़ी संख्या को हम लोग 3x माने थे। तो x का मान निकल के आ रहा है 10, तो ये छोटी संख्या हो गई आपकी 20 और बड़ी संख्या हो गई आपकी 30। तो यहाँ पे पूछा गया था कि बड़ी संख्या हम लोग को फाइंड आउट करनी थी, तो बड़ी संख्या हो गई आपकी 30। ऑप्शन नंबर डी पे आप लोगों को सही करके आना था। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था 39 नंबर कि यहाँ पे आधार का आयत का आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। एक सेकंड यहाँ पे मैं आधार बना लेता हूँ। आयत का आधार बना लिया मैंने, 12 सेंटीमीटर का है और इसकी हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई हम लोगों ने आधार को मान लिया और चौड़ाई हम लोगों ने इसकी हाइट को मान ली। तो बस 12 बचे कितना होता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40। इसमें बोल रहा है कि दो घनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है 1:27। तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो घन का आयतन होता है वो होता है आपका भुजा क्यूब, यानी कि भुजा का घन, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। दोनों जो दो घन है, दोनों घन के आयतन का यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 1:27, यानी कि इसकी भुजा हो गई। एक किसका घन है तो एक का ही घन है और 27 जो है ये 3 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की भुजा निकल के आ गई। जो पहला घन है इसका भुजा है आपका 1 सेंटीमीटर का और दूसरा घन जो है उसका आपका भुजा है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इसका हम लोग को बोला गया है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है घन का 6a² होता है, यानी कि a का मतलब हो गया भुजा। तो 6 को हम लोग गुना करेंगे आपके भुजा स्क्वायर से, तो बस इसका हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो हम लोगों ने दोनों घन का भुजा कितना निकाला था, 1 निकाला था हम लोगों ने। एक पहला घन का भुजा था आपका 1 और दूसरा घन का भुजा था आपका 3। तो बस हम लोग इसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे 6a² से गुना करेंगे हम लोग 1 से और यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे 3 से 6a² का। तो दोस्तों यहाँ पे 6 आ गया और a को हम लोग यानी कि भुजा को हम लोग यहाँ पे 1 माने थे, तो यहाँ पे ये 6 गुना होगा a² से, तो ये 6 ही हो जाएगा, ठीक है। अनुपात में यहाँ पे दूसरा वाला था आपका 6a² और यहाँ पे a आपका 3 था, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और यहाँ पे 6 9 से गुना होगा, तो बस ये कितना आ गया आपका 54। तो इसको हम लोग आपस में काट लेंगे तो 1:9 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 41। इसमें बोल रहा है कि एक क्रिकेटर अपनी 8 पारियों में निम्न रन बनाता है 58 रन, 76 रन, 40, 35, 46, 45, 0 और 100 रन बनाता है। तो उसका एवरेज कितना हुआ। तो उसने कुल 8 मैच खेला और इतना रन बनाया। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। 100 यहाँ पे 0 है तो 100 हुआ और 45 145 हुआ, 46 जोड़ेंगे तो 191 होगा, 35 जोड़ेंगे तो आपका 226 होगा, 40 जोड़ेंगे तो 266 हुआ और यहाँ पे 76 जोड़े तो ओवरऑल कितना आया 266 प्लस 76 होता है आपका 342 और 342 में हम लोग 58 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 400, ठीक है। 8 मैच खेला 400 रन बनाया, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 8 से, तो कितना आया आपका 50। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 11 और एलसीएम दिया हुआ है 7700। यदि इसमें से पहला संख्या 275 है तो दूसरा संख्या आप लोग को निकालना था। तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है आपका 7700 और एचसीएफ दिया हुआ है 11 बराबर में पहला संख्या कितना है 275 और दूसरा संख्या हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बस काटाकुटी कर लेंगे। 11 से 275 गया आपका 2 बार में और 55 गया 5 बार में और 25 से आपका ये 7700 गया कितने बार में 3 बार में और 200 गया आपका 8 बार में, यानी कि 38 इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है इसका आंसर, एक सेकेंड, 308 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 43। इसमें बोल रहा है कि 15 का 15% हम लोग को निकालना था। तो 15 रुपये का हम लोग को 15% निकालना है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225 आएगा और यहाँ पे बटा में 100 है, तो 225 बटा 100 कितना होता है 2.25,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके टाइम एंड वर्क से। इसमें बोल रहा है कि यदि 45 आदमी एक तालाब को 25 दिन में खोदता है तो उसी तालाब को 15 दिन में खोदना हो तो कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो इसका फॉर्मूला होता है M1 × D1 इज इक्वल टू M2 × D2। लगभग हर शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे इसी फॉर्मूला से। तो यहाँ पे हम लोग M1 लिख लिए 45 मैन है, इंटू D1 कितना है आपका 25 दिन, इज इक्वल टू M2 यहाँ पे दिया हम लोग को फाइंड आउट करना है, और D2 कितना दिया गया है आपका 15। तो काटे को टिक कर लेते हैं। 15 से 45 गया 3 बार में, और 25 को 3 से गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर बी। आपको सही करके आना था ऑप्शन नंबर बी को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 45, और इसमें बोल रहा है कि एक घन जो होता है यानी कि क्यूब होता है, ये इसके कितने सतह होते हैं। तो आप लोगों ने लूडो को देखा होगा, उसी को हम लोग घन कहते हैं क्योंकि घन उसी के तरह होता है। तो ये जो आपका एक लूडो होता है, लूडो छक्का, उसमें कुल 6 सतह सरफेस होते हैं। एक हो गया आपका ये, एक हो गया आपका ये, एक हो गया आपका ये, 3 हुआ, और एक यहाँ से, और एक यहाँ से, और एक आपका यहाँ से, कुल 6 सतह इसके होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से सेक्शन डी आपका स्टार्ट होता है। कुल 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि दिए गए विकल्पों में से दी गई श्रेणी का रिक्त अंक आप लोगों को पता करना था। यहाँ पे 1 से 4 हुआ, 4 से 9 हुआ, 9 से 16 हुआ, 16 से 25 हुआ, और 25 से आपका 36 हुआ। तो अगला संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 जो है ये 1 का वर्ग है यानी कि 1 का स्क्वायर है, और 4 जो है ये आपका 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है यानी कि 3 गुना 3 9 होता है, और 16 जो है 4 का स्क्वायर है यानी कि 4 गुना 4 आपका 16 होता है, और 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है यानी कि 5 गुना 5 25 आया, और 36 6 का स्क्वायर है, और अगला जो संख्या होगा वो 7 का स्क्वायर होगा यानी कि 7 गुना 7 कितना होता है 49। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, दिए गए विकल्पों में से क्रम में अगला पद हम लोग को ज्ञात करना था। तो यहाँ पे ABC के बाद EFG आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ABC के बाद D आता है, लेकिन D यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट EFG दे दिया गया है, तो एक आपका D मिसिंग है। उसी तरह EFG के बाद H आता है, तो H ना देके यहाँ पे IJK दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद एक अक्षर मिसिंग है यहाँ पे। फिर IJK के बाद L आता है, तो यहाँ पे L नहीं दिया है, MNO दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी L मिसिंग है, यानी कि एक एक वर्ड यहाँ पे मिसिंग है। ठीक उसी तरह MNO के बाद P आता है, तो P हम लोग को नहीं लिखना है। ठीक है, और P के बाद में क्या आता है, QRS आता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, QRS। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, और इसमें बोल रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में AYS को बैट लिखते हैं तो BYS को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं AYS को हम लोग बैट कैसे लिखेंगे। तो A में अगर हम लोग 1 प्लस कर देंगे तो B आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस हुआ। फिर Y में अगर हम लोग 2 प्लस कर देंगे, Y 25 नंबर पे आता है, और A जो है 1 नंबर पे आता है। तो Y में अगर हम लोग 2 प्लस कर देंगे तो A आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 26 के बाद आपका फिर से 1 से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग 2 प्लस किए। और S आता है आपका 19 नंबर पे, और T आता है आपके 20 नंबर पे, तो यहाँ पे भी 1 प्लस हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं पहले 1 प्लस हुआ, फिर आपका 2 प्लस हुआ, फिर आपका 1 प्लस हुआ। ठीक उसी तरह हम लोग BYS में करेंगे। तो B आपका 2 नंबर पे आता है, और उसमें अगर हम लोग 1 प्लस कर देंगे तो आपका C आएगा 3 नंबर पे। फिर आपका Y आपका 25 नंबर पे आता है, उसमें अगर हम लोग 2 प्लस कर देंगे तो फिर से A आ जाएगा यानी कि 1 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे C के बाद A आया, और फिर उसके बाद में आपका S दिया है, तो S आपका 19 नंबर पे आता है, और उसमें अगर हम लोग 1 प्लस कर देंगे तो 20 आएगा यानी कि T। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें बोल रहा है कि विजय जो है 5 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में चलता है। तो मैं एक बार बता देता हूँ, ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 किलोमीटर विजय चलता है दक्षिण साइड में। तो ये 5 किलोमीटर चला, उसके बाद वो दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता, तो वो दाहिने मुड़ गया 3 किलोमीटर चला, और फिर उसके बाद वो फिर से दाहिने मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो फिर वो अपने राइट साइड मुड़ गया, और अभी वो इस दिशा में चल रहा है, 5 किलोमीटर चला। तो वो ये पूछ रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। तो पहले वो इस पॉइंट पे था, और अभी वो इस पॉइंट पे पहुंच गया। तो यहाँ पे कितना दूरी है कुल, तो यही दूरी है कुल, कितना है 3 किलोमीटर। अगर नीचे वाला 3 किलोमीटर है तो ऊपर में भी 3 किलोमीटर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 किलोमीटर दूरी पे है वो। अगला क्वेश्चन आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग का। इसमें बोला यदि एक सांकेतिक भाषा में 1 5 7 8 9 को XTZAL लिखा जाए और 2 3 4 6 को NPSU लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में 2 3 5 4 9 को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को कोड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 2 का कोड कितना है, यहाँ पे बोला गया है 2 3 5 4 9 का कोड निकालना है। तो 2 का कोड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए 2 का कोड यहाँ पे N दिया हुआ है सबसे पहला, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 2 का कोड N आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग को 3 का कोड निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 3 4 6 में
3 जो है दूसरे नंबर पे है और NPSU में P दूसरे नंबर पे है। तो इसका मतलब हम लोग को पता चल गया कि 3 का कोड है आपका P। फिर उसके बाद हम लोग को 5 का कोड निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 5 7 8 9 में दूसरे नंबर पे 5 पे है, तो यहाँ पे भी XTZL में दूसरे नंबर पे आपका T आ रहा है, तो 5 का कोड निकल के आ गया T। फिर उसके बाद हम लोग को 4 का कोड निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 3 4 6 में आपका 3 नंबर पे 4 है और यहाँ पे आपका NPSU में 3 नंबर पे आपका S है, तो 4 का कोड निकल के आ गया S। ठीक है, उसके बाद लास्ट बचा हम लोग का 9 का कोड हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं H 1 5 7 8 9 में 5वें नंबर पे आपका 9 है और यहाँ पे XTZAL में 5वें नंबर पे आपका L है। तो हम लोग को पता चल गया कि 9 का कोड यहाँ पे L है। तो बस ये इसका आंसर आ गया NPTSL। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसे शेयर भी जरूर करना। और जिन लोगों का भी एग्जाम नवंबर में है, ठीक है, 29 नवंबर को जिन लोगों का भी एग्जाम है आर्मी GD का या फिर आर्मी ट्रेडमैन का, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो इसी पेपर में से आप लोग के रिपीट भी होंगे। और जिन लोगों का भी एग्जाम 2021 में है उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये क्वेश्चन पेपर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 50। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।